हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरा मार्च इसका एक ही वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। इन तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। पूरे मंथ की एक निचोड़ वीडियो आपके सामने है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा, क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी, रिलेटेड पॉइंट भी, स्टैटिक जीके की जहां भी जो जरूरत होगी सब मैं आपको बताऊंगा। अगले 1 से 1.5 घंटे जो भी ये वीडियो होगी आपको ध्यान से मन लगा करके देखना है। ठीक है, आगे बढ़ूं इससे पहले एक और जरूरी बात। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि ई बुक भी आपको दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है मंथली, और इसमें चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होता है। और ये ई बुक जैसे ही लॉन्च होती है महीने के शुरुआत में 2 दिनों के लिए इसको 10 रुपए में दिया जाता है। तो ये 10 रुपए का आज आखिरी दिन है, आप जल्दी से इसको ले लीजिए, नहीं तो कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है ना। बाकी अगर इसके बारे में, ई बुक के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो एमजेटी ऐप पर जाइएगा। एमजेटी ऐप पर ई बुक सेक्शन में जाओगे तो वहां पर सैंपल भी फ्री मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि क्या क्या कैसे कंटेंट रहता है हमारी ई बुक्स में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रयागराज महाकुंभ से ही। प्रयागराज महाकुंभ में कुल कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने? प्रयागराज महाकुंभ में साथियों 3 बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तो एक टाइप से बहुत सारा बना, लेकिन 3 ऐसे रिकॉर्ड रहे जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में शामिल किए गए। ये 3 रिकॉर्ड कौन कौन से थे? तो इसमें पहला था कि 4 अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों के द्वारा सफाई करने का रिकॉर्ड बनाया गया एक साथ। इसके अलावा 19,000 लोगों के द्वारा झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड बना। ये सफाई से रिलेटेड बेसिकली 3 रिकॉर्ड था। 8 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का एक रिकॉर्ड बना। तो ये 3 रिकॉर्ड हुए जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए। आपने देखा लगभग 66 करोड़ के आसपास लोगों ने, श्रद्धालुओं ने स्नान किया महाकुंभ में। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक था, महाशिवरात्रि तक 45 दिनों का महाकुंभ था। और 12 वर्षों के बाद महाकुंभ होता है। महाकुंभ जानते हो आप कि 4 शहरों में होता है। 4 नदियों के किनारे बसे शहरों में ये भारत में होता है, आयोजित होता है 12 वर्षों के अंतराल पर। प्रत्येक में मतलब प्रत्येक का अपना 12 वर्षों का साइकिल चलता है। कौन कौन से ये हैं 4 शहर? एक तो प्रयागराज का महाकुंभ सबसे बड़ा, उज्जैन, इसके अलावा क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, इसके अलावा गोदावरी नदी के किनारे है नासिक, नासिक में होता है, और एक और होता है हरिद्वार में। ठीक है, भागीरथी नदी। तो ये 4 जगहों पर होता है कुंभ, और 12 वर्षों पर आता है। ठीक है, चलिए बाकी कुंभ पर मैंने आपको वीडियो दी है, आप चाहो तो डिटेल से देख सकते हो। किस राज्य में आईएनएस गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए, आईएनएस गुलदार जो पहले पनडुब्बी हुआ करती थी, इसको जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा, या कहें पानी के अंदर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। और ये कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। एक्चुअली में ये अब डीकमीशन हो चुका है। जब कोई शिप या जहाज पानी का, जब कोई वो शामिल होता है नौसेना में, तब उसे कहते हैं कमीशन किया जाना। और जब वो रिटायर हो जाता है, मतलब अपना सेवा मुक्त हो जाता है, तब उसे कहते हैं डीकमीशन किया जाना। जब डीकमीशन हो जाता है, जहाज हो, पनडुब्बियां हो, शिप हो, तो ऐसे जो डीकमीशन जहाज होते हैं तो उनको 2 टाइप से उपयोग में लाया जाता है। एक तो उनके पुर्जे निकाल करके दूसरे जहाज में फिट करना और दूसरा जहाज बनाने में काम आता है, जो सही सही पुर्जे बचे होते हैं। दूसरा, उनको म्यूजियम के रूप दे दिया जाता है कि पर्यटक आए, वहां पर देखें कैसे ये काम करता है, कैसे किस प्रकार से होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिप होती है, बड़ी बड़ी जहाजें होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये बनाया जाएगा। अब चूंकि ये पनडुब्बी है तो इसको अंडर वाटर बनाया जाएगा, और ये अंडर वाटर काम करेगा म्यूजियम के रूप में। समझ में आई बात? 20 करोड़ का खर्च और आएगा इस पर, और उसके बाद स्कूबा डाइविंग, समुद्री संरक्षण, कृत्रिम बनाना, ये सब करने का ये ऑप्शन देगा। ठीक है, तो सिंधुदुर्ग में आईएनएस गुलदार को सिंधुदुर्ग में डुबोया जाएगा, स्कूबा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला, वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में दोस्तों अभी हम लोग हैं 5वें स्थान पर, मार्च 2025 का, जब तक आप करंट पढ़ रहे हो। इसी साल के अंत तक आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि हम लोग आ जाएंगे 4थे स्थान पर, हम लोग जापान को पीछे करेंगे, लेकिन अभी हम लोग 5वें पर हैं। ठीक है, तो अभी भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में। और कौन है ऊपर? तो सबसे ऊपर है यूएसए। ठीक है, यूएसए की इकोनॉमी जो है ये 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। चाइना की इकोनॉमी ये 19 ट्रिलियन के डॉलर के आसपास में है।
और जर्मनी की इकोनॉमी जो है ये 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और ज, अ, जर्मनी देखो, इंडिया यहाँ इंडिया 5वीं रैंक है, चौथे पर जापान है, फोर्थ पर जापान है, और इसकी भी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर ही इकोनॉमी है। ठीक है, भारत की 3.5 से लेकर के 4 के बीच में वेरी करती रहती है, और ये इतनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत की है। इसमें देखोगे आप तीसरा चौथा पांचवें में बहुत कम अंतर है, सब लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। इसीलिए अनुमान लगाया जाता है कि 2025 के अंत तक भारत जापान को पीछे करेगा, और 2027 आते आते भारत जर्मनी को भी पीछे कर देगा। लेकिन उसके बाद देखो गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 2070 में जाकर चाइना को पीछे अमेरिका को पीछे करेंगे, चाइना को पीछे कर ही नहीं पाएंगे, और चाइना 2050 में अमेरिका को पीछे कर देगा। ठीक है, चलिए अगला। 2025 फरवरी में कहां पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा ये आयोजित किया गया? जल थल रक्षा अभ्यास ये आयोजित कहां पर हुआ साथियों? ये आयोजित हुआ गुजरात में। जल थल रक्षा बेसिकली ये जल यानी कि समुद्री, और स्थल क्षेत्र यानी कि अपना जमीनी वाला क्षेत्र, दोनों की रक्षा के लिए था। तो तटीय सुरक्षा के लिए अभ्यास था। तो बेसिकली जो कोस्ट गार्ड है यानी भारतीय तटरक्षक बल है वो, और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर के ये अभ्यास किया हुआ है। कहां पर? बेत द्वारका गुजरात में आयोजन इसका किया गया है। जल थल रक्षा याद रखना, मरीन पुलिस के साथ मिलकर किया। अगला, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया? उड़ान यात्री कैफे, तो ये दूसरा देश का उड़ान यात्री कैफे है, और ये कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे। पहला वाला कोलकाता में शुरू किया गया था, दूसरा वाला यहां शुरू किया गया है। उड़ान यात्री कैफे क्या है हवाई अड्डे पर? तो देखिए, उड़ान यात्री कैफे जो है ये देखो, उड़ान योजना तो आपको याद होगा ना, उड़ान ऐसे था, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान का मतलब मकसद क्या था कि जो हवाई चप्पल वाले हैं वो हवाई यात्रा कर सके, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हवाई यात्रा करने की फैसिलिटी देता था। लेकिन लोग ये कहने लगे भाई हवाई यात्रा हम लोग चलो ठीक है टिकट का दाम कम कर दिए, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं वहाँ पानी भी 100-100 रुपए का मिलता है। तो इसलिए कुछ ऐसा करो कि वहाँ पर कुछ सस्ती सुविधाएं भी मिल सके, कम पैसे में मिल सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि उड़ान यात्री कैफे लाया गया। अब उड़ान यात्री कैफे में क्या हुआ, कोलकाता में शुरू किया गया सबसे पहला वाला। उसमें बहुत ही कम दाम पर, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर जो कैफे में जो चीजें मिलती हैं, चाय कॉफी नाश्ता छोटा मोटा, वो सब चीजें मिल पाएंगे। तो ऐसे ही अब उड़ान यात्री कैफे देखो यहाँ पर देखो 20 रुपए में स्टार्टिंग आइटम शुरू हो गया है। तो अब उड़ान यात्री कैफे जो है फिर चेन्नई एयरपोर्ट पर भी शुरू हो गया। तो अभी 2 ही एयरपोर्ट है जहां पर शुरू हुआ है। ठीक है, तो उड़ान योजना के पहल के तहत ये भी है। पहला वाला सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा वाला चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है जी, चलिए अगला। उड़ान योजना कब शुरू हुई थी अगर पूछा जाएगा तो 2016 में 21 अक्टूबर को शुरू की गई थी। अगला, फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने कहां पर पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल NASM SR का सफलता परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है भारतीय सेना ने चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर के टेस्ट फायर रेंज में ये किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है। चांदीपुर में है ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज चांदीपुर। तो यहीं पर मिसाइल वगैरह का परीक्षण होता है ना। तो ऐसा ऐसा ऐसे ही पोखरण भी है राजस्थान में, वहां पर भी बहुत खाली इलाका है, तो वहां पर भी मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग होती है। तो जब भी मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग करनी होगी तो यहाँ पर या तो करेंगे या तो पोखरण में करेंगे, या तो लेह लद्दाख में चले जाएंगे कभी कभी वहां पर परीक्षण करने। लेकिन अगर कोई बड़ी मिसाइल लंबे रेंज की मिसाइल है, ये तो छोटी मिसाइल है, अगर बड़ी लंबी रेंज की जैसे अग्नि टाइप की मिसाइलें हैं कोई, तो उसका परीक्षण करना होगा तो व्हीलर द्वीप पर जाएंगे, जिसका अब नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। कहां पर है? ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए तो ये याद रखना NASM मिसाइल है DRDO की। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी पुस्तक है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। दिया सलाई पुस्तक जो है ये कहाँ की है, किसकी है? भाई कैलाश सत्यार्थी जी की है। कैलाश सत्यार्थी आपको याद होगा ना, 2014 में नोबेल पाए थे ये। 2014 में ये नोबेल शांति पुरस्कार पाए थे, किसके साथ पाए थे? मलाला यूसुफजई के साथ, पाकिस्तान की हैं वो। तो 2014 में दोनों को संयुक्त रूप से शांति पुरस्कार मिला था नोबेल का। ठीक है, इनकी ही ये पुस्तक है, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है दिया सलाई। ये पुस्तक याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा टाइप की है। ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, और इनके कामों के लिए, मतलब इसी संस्था के लिए, इसी NGO के लिए इनको दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार इनके काम के लिए। ठीक है, चलिए अगला। 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? इसको जीत लिया है किसने? टिमोथी चालमेट ने।
टिमोथी चालमेट ने। बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रखना एक्टर्स गिल्ड अवार्ड अगर पूछा जाएगा तो बेस्ट एक्टर ही पूछा जाएगा, या फिर बेस्ट फिल्म पूछ लिया जाएगा। तो बेस्ट एक्ट्रेस डेमी मूर रही है, बेस्ट एक्टर रहे टिमोथी चालमेट। ओके, और सबसे बढ़िया पिक्चर कॉन्क्लेव को रहा गया है। अगला, बाकी लिस्ट मैंने आपको पूरा दे दिया है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। साबा साबा महिला चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब किसने जीत लिया है भाई? साबा, SABA। तो साबा महिला चैंपियनशिप जीत लिया है भारत की महिलाओं ने, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, भारत ने जीत लिया है, इंडियन बास्केटबॉल टीम जो है ये चैंपियनशिप जीत ली है। किसको बीट करके भाई? मालदीव को हरा करके। साबा बास्केटबॉल का ये होता है साबा, ठीक है, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, साबा, ठीक है, साबा। तो साबा के द्वारा आयोजित किया जाता है और साबा का महिला चैंपियनशिप तब मालदीव उप विजेता रहा है। अगला, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर अवार्ड आप जानते हो एकेडमी अवार्ड पूछे जाते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड इस बार जीता है किसने भाई? ये जीत लिया है किसने? एंड्रियन ब्रॉडी ने। एंड्रियन ब्रॉडी इस बार के बेस्ट एक्टर रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब माइकी मेडिसिन ने जीता है, और बेस्ट पिक्चर अनोरा ने जीता है। बेस्ट पिक्चर अनोरा चुनी गई है। बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर हुए हैं। इस बार 97वां संस्करण था एकेडमी अवार्ड का, इसे एकेडमी भी अवार्ड कहते हैं, है ना, याद रखना। ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमी कहते हैं, ये सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है दुनिया में। और इस बार के जो होस्ट थे वो थे कोनन ओ ब्रायन। अगला, अच्छा, अनुजा नाम की एक भारतीय फिल्म थी जो इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने इसे बनाया हुआ था, लेकिन ये जीत नहीं पाई। हालांकि भारत की तरफ से अगर ऑफिशियल एंट्री पूछा जाएगा तो ऑफिशियल एंट्री भारत की तरफ से कौन सी थी? लापता लेडीज। लापता लेडीज, ये भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री गई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। अगला, ये फिर से वही लिस्ट है, पूरा डिटेल लिस्ट है, आप देखना चाहो देख सकते हो। हाल ही में किसको रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA नियुक्त किया गया है? तो रक्षा लेखा महानिदेशक नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में किसे? डॉक्टर मयंक शर्मा को। डॉक्टर मयंक शर्मा भारत के होंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ठीक है। जैसे CGA होता है या कैग होता है, वैसे ही डिफेंस में भी एक होता है रक्षा लेखा महानियंत्रक। तो इसमें 1989 बैच के अधिकारी हैं मयंक शर्मा, इनको नियुक्त किया गया हुआ है। अगला, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यह स्थापित हो रहा है कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा में इसकी स्थापना की जा रही है। जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में यह स्थापित किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई लोग यहाँ पर मौजूद रहे इसके उद्घाटन के दौरान। तो ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। शांति केंद्र मतलब भारत दुनिया को शांति का संदेश देता ही आया है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कहां पर सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान मतलब कि जो जो महिला नेतृत्व करता है खास करके पंचायतों में, या कहे महिला प्रधान जो होंगी, उनको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है, और पंचायती राज मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, महिला पंचायत सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, विज्ञान भवन में 4 मार्च को ये शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया? स्वावलंबनी पहल, इसको किसने शुरू किया है? इसको केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आर्टिकल देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, इन्होंने सैटरडे को अनाउंस किया एक्सपेंशन ऑफ स्वावलंबिनी। तो स्वावलंबिनी जो योजना है उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इसमें जो महिला छात्राएं हैं उनको अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना, ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। किस कंपनी को भारत सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया भाई? तो भारत सरकार ने अभी 2 कंपनियों को मार्च 2025 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया, ठीक है। कौन कौन सी वो दोनों? IRCTC और IRFC। तो बोथ A एंड B ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये 2 कंपनियां अब होंगी नवरत्न। पहले मिनी रत्न थी, अब प्रमोट होकर के नवरत्न कंपनी ये बन गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, IRCTC जो है ये इंडियन रेलवे फॉरेन कॉर्पोरेशन IRFC के साथ नवरत्न का दर्जा पाई हुई है। एक एक करके दोनों की बात करें अगर, तो IRCTC जो होती है ये आप जानते हो कि रेलवे टिकट से लेकर के खान पान जो भी होता है ट्रेनों में वो IRCTC ही प्रोवाइड करता है। IRFC जो है ये भी सरकारी कंपनी है, इसका काम है कि भारतीय रेलवे के लिए धन की व्यवस्था करना और उसकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, फाइनेंस को ये मैनेज करती है।
आईआरसीटीसी की स्थापना दोस्तों 27 सितंबर 1999 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसको याद रखना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। संजय कुमार जैन जो है इसके अध्यक्ष हैं। और आईआरएफसी की बात करें, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 12 दिसंबर 1986 को स्थापित हुआ था और नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। मनोज कुमार दुबे इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगर आपको लगता हो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तेज तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लिया करो। ठीक है, एक लोग का कमेंट भी आया था, जस्ट मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने आ रहा था तो मैंने देखा एक कमेंट कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो। तो देखो, जल्दी जल्दी इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। अभी इसमें भी देखिए 100 क्वेश्चन है, तो कोशिश रहता है कि मैं आपको जल्द से जल्द कम समय में पूरा कर दूं, है ना, क्योंकि एक मानसिकता बन जाती है कि यार 2 घंटे क्लास हो गई, 3 घंटे क्लास हो गई, तो बोरियत हो जाती है, लोग पढ़ते नहीं है। आप थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लिया करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो 2x या 1.5x पर करके देखते हैं, तो वो उनको मतलब और कम में चाहिए होता है। तो इसलिए आप जो है, जो यहाँ स्पीड पढ़ाई जा रही है, अगर आपको तेज लग रहा है तो स्लो कर लेना, और स्लो लग रहा है तो तेज कर लेना। ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। किस राज्य सरकार ने एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत अभी हाल में की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। यहाँ पर आर्टिकल देखिए, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना बेसहारा महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता देगी, 75% की सब्सिडी भी दी जाएगी सरकार के द्वारा। मतलब 75% पैसे जो हैं ये सरकार वहन करेगी, लाभार्थी को केवल 25% पैसे ही लौटाने हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो अगर कोई स्वरोजगार अपना स्थापित करती है महिला तो, लेकिन शर्त यह है कि वो एकल महिला होना चाहिए, सिंगल विमेन होना चाहिए, बेसहारा टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ऐसे मतलब जिनके पास गार्जियन ना हो। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण के अनुसार डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज कर दी गई? तो डॉल्फिनों की संख्या साथियों अब बढ़कर के कितनी हो गई है? तो ये संख्या हो गई है 6327। यहाँ पर देखिए, यूपी नाउ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, भारत में टोटल 6327 है। ठीक है, देखिए 8 राज्यों की 28 नदियों में सर्वेक्षण किया गया गंगा डॉल्फिन के लिए। गंगा डॉल्फिन भारत की राजकीय राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन, और उसी में गंगा नदी जहां जहां बहती हैं उनमें जो डॉल्फिन पाई जाती है उनमें सर्वे किया गया। पता चला कि उत्तर प्रदेश में 2397 हैं गंगा डॉल्फिन, बिहार में 2220 हैं, और पश्चिम बंगाल में 815 है। टोटल 6327 गंगा डॉल्फिन इस समय मौजूद हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, इसको याद रखना। और लगभग अंधी होती है, अपने जैविक जरूरतों के लिए ये इको लोकेशन पर निर्भर करती है, आवाज निकालती है। आवाज जितने जहां पर ऑब्जेक्ट होता है, जहां पर कोई वस्तु होती है, उसे टकराकर जिस समय में आती है उसी हिसाब से ये रिएक्ट करके काम करती है। ठीक है, भारत में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दूसरा एशियाई योगासन चैंपियनशिप ये होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये आयोजित किया जाएगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। दूसरा संस्करण होगा एशियाई योगासन चैंपियंस का। ठीक है, तो 29 से 31 मार्च को ये आयोजित किया गया है। अगला, योगासन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि ओलंपिक तक ले जाएं। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन, पेमेंट सिक्योरिटी समिट कहां पर हुआ? मैंने आपको बताया था डेली करंट अफेयर में रिवीजन के लिए कि पैसा वाली बात आए तो मुंबई जाना है, पैसे वाली बात आए तो मुंबई जाना है। तो पेमेंट वाला सुरक्षा शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ है, बाकी जो भी समिट हुई है वो इस महीने दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पेमेंट वाली समिट जो है कहाँ मिलेगी? मुंबई में, मुंबई टू होस्ट पेमेंट सिक्योरिटी समिट एंड अवार्ड 2025। तो ये ग्लोबली आयोजित किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे देशों के भी यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्य फोकस होगा कि उद्योग जगत के नेताओं, नियामकों और वित्तीय संस्थानों के साथ यहाँ पर साइबर खतरों से जुड़े चीजों को लेकर सजग करना, सतर्क करना और उस पर विचार विमर्श करना। अगला, कहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया? विंटर गेम भाई कहाँ होता है? विंटर गेम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होता है। ठीक है, तो इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर आप लगा देना। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 9 से 12 मार्च को हुआ। ये एक्चुअली में 2 चरणों में होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है, लद्दाख में भी होता है, हर साल का होता है। ठीक है, तो इसमें जो विंटर से रिलेटेड जो शीतकालीन खेल होते हैं वो खेल खेले जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम होता है, खेलो इंडिया हॉकी गेम होता है, और अब तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होने लगा है। ठीक है, इस बार दिल्ली में हुआ था। अगला, हाल ही में किस राज्य की आनंदा डेयरी ने विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आनंदा डेयरी, कहाँ की आनंदा डेयरी है जिसने बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़ी पनीर स्लैब बना करके? तो भाई
कहाँ का बनाया है? उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। आर्टिकल देखिए, आनंदा डेयरी सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट पनीर स्लैब वेटिंग 205.4 किलो का ये पनीर स्लैब है, एक सिंगल स्लैब है, जो उत्तर प्रदेश के पिलखुआ के खैराबाद में खैरपुर में गांव में बनाया गया है। ठीक है, बुलंदशहर स्थित आनंदा डेयरी। अगला, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर दोस्तों कौन बन गए हैं? क्रिश्चियन स्टॉकर। आपको यहाँ इमेज में दिख रहे हैं, ये क्रिश्चियन स्टॉकर हैं और ये बन गए हैं भाई अब वहां के नए नए बन गए हैं चांसलर। जैसे नए ऑस्ट्रियाई चांसलर बन गए हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है, ऐसे जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, यहाँ पर चांसलर होते हैं। ठीक है, जैसे आप एलॉफ स्कॉल्स का नाम सुनते थे, है ना, जर्मनी में। 5 महीने के बाद गठित 3 पक्षीय गठबंधन सरकार के बाद क्रिश्चियन स्टॉकर को ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया है। एंड्रियास बेबलर उप चांसलर बनाए गए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। यूरो यहाँ की करेंसी होती है। अलेक्जेंडर वान डेर बेलन राष्ट्रपति हैं। अगला, भारत ने जल स्वच्छता और आरोग्य वास क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए, वास के साथ, वास मतलब ये हो गया वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो वास सेक्टर में सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया हुआ है। किसके साथ भाई? नेपाल के साथ। इंडिया एंड नेपाल स्ट्रेंथन वास। ठीक है, तो वास का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, ये याद रखना। भारत नेपाल के साथ समझौता हुआ है। ओके, अगला, बाकी कुछ खास नहीं है, जो भी चीजें खास खास है मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। बाकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो याद रखना पीडीएफ या डिटेल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर ही सारी पीडीएफ भेज दी जाती है। टेलीग्राम एमजेटी एजुकेशन के नाम से है, उसको आप ज्वाइन करोगे, वहीं पर आपको सब मिल जाएगा, एमजेटी एजुकेशन। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा भाई आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत शुरू किया गया है। अभी मैंने आपको महिला पंचायतों के लिए एक बताया, अब दूसरा देखिए, आदर्श महिला अनुकूल पंचायत। ठीक है, ये भी महिलाओं के लिए है। तो ये कब शुरू किया गया? 5 मार्च को शुरू किया गया। ठीक है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत 5 मार्च के दिन ये शुरू किया गया। महिला दिवस क्योंकि आ रहा था, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उससे जस्ट पहले ये आयोजन कर दिया गया है कि आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें हों। ओके, तो ये पहल लिंग संवेदनशील और बालिका अनुकूल शासन प्रथाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगी। ओके, अगला, अच्छा, पंचायती राज मंत्री जो है ये कौन है? परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। स्वास्थ्य और ये पंचायती राज राज्य मंत्री हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। दोनों का नाम याद रखना। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बना? तो प्राइवेट कंपनी है और इसने ब्लू घोस्ट नाम के अपना चंद्र मिशन किया। अमेरिका की ये कंपनी है। जैसे स्पेस एक्स है प्राइवेट कंपनी स्पेस की, वैसे ही अमेरिका में ये भी है। अमेरिका में बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं। ठीक है, स्पेस सेक्टर में भारत में भी इमर्जिंग हो रही हैं। भारत में आप चाहे अग्निकुल एयर कॉस्मोस ले लो, चाहे आप स्काई रूट ले लो, है ना, वरुणा ले लो, गरुणा एयर स्पेस ले लो, तो ये सभी भारत में तेजी से बढ़ती हुई स्पेस एजेंसियां हैं। लेकिन अगर यूएस की बात करें तो स्पेस एक्स ले लो, ब्लू स्पेस एक्स आप जानते हो ना, इनका है एलन मस्क का। ब्लू ओरिजन जो है अमेजन के जेफ बेजोस का है, और ऐसे ही यहाँ पर ये भी है। तो एक वर्जिन एयरलाइन भी है, वो भी अपना निकाला है। ब्लू घोस्ट लैंडर जो है ये गया है, अमेरिका के टेक्सास की कंपनी है। केवल लैंडर रहेगा, कोई रोवर नहीं रहेगा। चांद के उत्तरी गोलार्ध पर 20 डिग्री उत्तर में उतरा है। नासा के लिए ये 10 पेलोड्स हैं, जिसमें अधिकांश नासा के लिए हैं। 14 पृथ्वी दिन के लिए, मतलब एक चंद्र दिन, जैसे अपना चंद्रयान 3 वाला था ना, वैसे ये भी है। वहां पर ये भी 14 दिनों के लिए ही काम किया। ड्रिलिंग करेगा, सतह का अध्ययन करेगा, धूल न्यूनीकरण करेगा और सौर ग्रह का इमेजिंग ये करेगा और उसका पूरा डाटा भेजेगा। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। अगला, हाल ही में प्रियजगर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? प्रियजगर पुरस्कार, ध्यान रखना, ये वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, प्रियजगर पुरस्कार। इसको इस बार किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है लियू जियाकुन ने। लियू जियाकुन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, नाम से स्पष्ट कहाँ के हो सकते हैं, ये हैं चीन के। तो चीन के लियू जियाकुन को 2025 का मिला है प्रियजगर पुरस्कार। वास्तुकला का नोबेल भी इसे कहते हैं। किस लिए मिला है भाई? इनको इनकी फर्म जियाकुन आर्किटेक्ट ने चीन में 30 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। तो सार्वजनिक स्थानों को डिजाइन करने में इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है।
1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था प्रेसकर। एक होता है पुलित्ज़र। पुलित्ज़र जो होता है वो पत्रकारिता की श्रेणी में दिया जाता है, पुलित्ज़र, ठीक है ना। ये जो होता है ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है और पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और पिरज्जिकर जो होता है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और वास्तुकला का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। नाम सेम है लगभग लगभग, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। अगला, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेट वर्थ व्यक्तियों के मामलों में भारत का स्थान क्या रहा? भारत रहा है चौथे स्थान पर। सबसे ज्यादा नेटवर्थ की बात करें अगर तो भारत चौथे स्थान पर है। अमेरिका, चाइना, जापान के बाद चौथे पर आता है भारत का नंबर। सबसे ज्यादा नेटवर्थ, अच्छा सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा अरबपतियों की तो सबसे ज्यादा अरबपतियों में तीसरे पर है भारत, ठीक है। सबसे ज्यादा अरबपति यहाँ पर है, अमीर। 191 संख्या अब हो गई है अरबपतियों की संख्या, 2023 की तुलना में 26 अधिक है। भारत की बात हो रही है यहाँ पर। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो जरूर सुने होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये पैरा एथलीट के लिए है, पैरा एथलीट के लिए, ठीक है ना। तो खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, याद रखना। नई दिल्ली में ही पहला खो खो विश्व कप भी अभी हुआ था, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, याद है ना। चलिए, तो नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च को आयोजित किया गया, दूसरा संस्करण था इसमें। अगला, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? विविधता का अमृत महोत्सव, इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विविधता का महोत्सव, विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। दूसरा संस्करण था, 5 मार्च को हुआ ये, ठीक है। तो भारत में जो डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर शोकेस किया गया हर प्रकार के। आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आरबीआई ने अपना अभी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, किसे? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी जी को। अजीत रत्नाकर जोशी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया कि भारत में पूनम गुप्ता जो है, पूनम गुप्ता है ना, एक टाइम तो आरबीआई ने, मतलब आरबीआई की जितनी नोटें हैं तो नोटबंदी के टाइम पर खूब सब लोगों ने लिख लिख कर सोनम गुप्ता बेवफा है खूब चलाया था। तो उनकी बहन को देखो यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है ना। अब ये होंगी डिप्टी गवर्नर एज आरबीआई की। अब लिखो कोई, अब लिखो कोई कि सोनम गुप्ता बेवफा है, अभी तुरंत देखो नोट ही छीन लेंगी। तो पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर नियुक्त की गई हैं और खैर अजीत रत्नाकर जोशी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए। मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था पूनम गुप्ता वाली में ही कि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, आरबीआई के गवर्नर भी चेंज हुए हैं, संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं, ठीक है। ये देखिए 26वें गवर्नर हैं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। बाकी 3 मार्च 2025 से अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। अगला, अच्छा वन लाइनर ई बुक भी आई हुई है, जिनको वन लाइनर में इंटरेस्ट है, वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं, वो पिछले 6 महीने का अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक का ये वन लाइनर ले सकते हैं ई बुक। ये ई बुक आज अगर आप लेते हो, इस रात में अगर आप रिकॉर्ड जब मैं कर रहा हूँ वीडियो, आज अगर लेते हो तो ये आपको 25 रेट्स में मात्र मिल जाएगी। आप जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हो, ठीक है ना। अभी नवरात्रि ऑफर के तहत आपको ये मिल जाएगी, नहीं तो आपको फिर 50 रेट्स में लेना पड़ेगा। तो फटाक से जाकर के एमजेटी ऐप पर इसको परचेज कर लो, ठीक है। वन लाइनर है, इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में मतलब क्विकली आपका रिवीजन हो जाएगा 6 महीनों का। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका भी आयोजन हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, रविंद्र भवन में 7 से 12 मार्च को। महेश दत्तानी ये अंग्रेजी नाटककार हैं, मुख्य अतिथि रहे। हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड आया? अल्फ्रेड, चक्रवात अल्फ्रेड, ये आया हुआ है कहाँ पर? ये आया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में आया, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ लैंडफॉल हुआ यहाँ पर। 1974 के बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आने वाला ये पहला चक्रवात है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सों से आया हुआ था चक्रवात अल्फ्रेड, इसका नाम याद रखना। अगला, भारत का पहला एकीकृत सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव एपीआई और ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये सब स्थापित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि हिमाचल प्रदेश टारगेट बनाकर चल रहा है कि 2026 तक ये बन जाएगा भारत का पहला ग्रीन स्टेट,
ठीक है ना। भारत का पहला हरित राज्य बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश। तो उसी चरण में ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, 2G एथेनॉल संयंत्र और एपीआई ये सब स्थापित कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1400 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो मार्च 2026 तक भारत को पहला हरित राज्य बनना हो सकता है, मिल जाए। फीफा ने विश्व कप 2026 निम्न में से किस देश को बाहर कर दिया? भाई फीफा विश्व कप 2026 होने वाला है ना, तो 2026 वाले से किसको बाहर कर दिया है बताओ। रूस तो पहले ही बाहर है, रूस को तो पिछली बार 2022 वाले में भी फीफा ने बाहर कर ही दिया था। पाकिस्तान जो है इसको भी बाहर कर दिया गया है और कांगो को भी बाहर कर दिया गया। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन यहाँ पर आप लगा देना, ये सब बाहर हो गए हैं फीफा 2026 से। पाकिस्तान वाले कहेंगे कि क्या फायदा, क्या ही कर लोगे मेरा, हमारे कोई खिलाड़ी ही नहीं है, हमारी टीम ही नहीं खेलती है, तो फीफा में क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, तो फीफा तुम बाहर करके क्या करोगे। पाकिस्तान, रूस और कांगो को बाहर रखा गया है विश्व कप 2026 से। क्यों? लेकिन फिर फीफा वालों ने कहा ठीक है, तुम भले से तुम्हारे नहीं आते हैं, लेकिन तुम्हारे एक बार न्यूज तो बना देंगे कि देखो काहे तुमको नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए संशोधित संविधान को अपनाने में उसकी विफलता है से जुड़ा हुआ है। इनके देश में सही से चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए फीफा ने कहा कि हम तुम्हें नहीं शामिल करेंगे। 48 टीमें इस बार भाग लेने वाली हैं, जो कि सबसे ऐतिहासिक होने वाला है। ठीक है, सबसे ज्यादा टीमें होंगी फीफा 2026 में। ठीक है, चलिए। और बाकी फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी। स्थापना पेरिस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इसका खिताब किसने जीत लिया? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसका खिताब जीत लिया अपने प्यारे भारत ने। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया फाइनल में और तीसरी बार जीत लिया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। दूसरी बार पूरी पूरी और एक बार तो आधी आधी जीता था भारत श्रीलंका ने 2002 में। लेकिन फिलहाल हम लोग हो गए चैंपियन। तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान और यूएई आयोजन किया था। हालांकि मेजबान आयोजक जो है ये पाकिस्तान को ही माना जाएगा, लेकिन भारत के मैचेस जो है यूएई में खेले गए। तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका फाइनल मैच का आयोजन हुआ। भारत में मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रहे, 76 रन इन्होंने बनाए। मैन ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र रहे न्यूजीलैंड की टीम से। चैंपियंस ट्रॉफी 2013, चैंपियंस ट्रॉफी 2002 भारत श्रीलंका संयुक्त विजेता, और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025। क्लियर। चलिए अगला। अभी तक भारत ने टोटल कितनी आईसीसी की ट्रॉफियां जीती हैं अगर पूछा जाएगा, तब आप बताना। 7। कितनी? 7 आईसीसी ट्रॉफियां जीत चुका है। 2 तो जीता है हम लोगों ने ओडीआई वाला वर्ल्ड कप 1983 में और 2011 में। 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 2 टी20 वर्ल्ड कप। एक 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, एक 2000 अभी रोहित शर्मा का 2024 वाला। अगला। मार्च 2025 में किस अभिनेत्री को फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर ये बनाई गई हैं अभी हाल ही में। कौन? ये बनाई गई हैं विद्या बालन। ठीक है, विद्या बालन को बनाया गया है फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, निजी क्षेत्र का एक बैंक है फेडरल बैंक, और सीईओ हैं कृष्णन मणियन। 1931 में स्थापना हुई थी, बहुत पुरानी बैंक है, केरल में इसका हेडक्वार्टर है। अगला। हाल ही में किसको देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली कानूनी सचिव हैं, पहली महिला कानूनी सचिव हैं। नाम इनका क्या है? डॉक्टर अंजू राठी राणा। ये सब मैं आपको नियुक्तियां कई बार क्योंकि रिवाइज कराता रहता हूँ डेली करंट अफेयर में, तो ये चीजें आपको याद भी हो गई होंगी। डेली करंट अफेयर भी फॉलो किया करो, कोशिश करो डेली करंट अफेयर फॉलो करने का, ठीक है ना। क्योंकि डेली करंट अफेयर में चीजें आपको मजबूत मिल जाती हैं। जब आप कंटेंट पाओगे मजबूत, दिमाग आपका हो जाएगा सुदृढ़, है ना, और उसके बाद फिर आप जाकर एग्जाम में फोड़ के आओगे। खैर, डॉक्टर अंजू राठी राणा है ये, और ये होंगी भारत की पहली महिला विधि सचिव। विधि मतलब कानून होता है, ठीक है। नितिन चंद्रा की जगह पर ये आएंगी। ठीक है, 18 साल तक दिल्ली सरकार में सरकारी वकील रही हैं। किस राज्य के माधव नेशनल पार्क में देश का 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? माधव, माधव, संजय, पन्ना, पेंच, कुनो, कान्हा, किसली, ये सब कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के अभी माधव नेशनल पार्क को उसी के अंदर 58वें टाइगर रिजर्व को भी मंजूरी दे दी गई है, और ये मध्य प्रदेश का केवल केवल 9वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुआ भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा चीता भी पाए जाते हैं, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है जहां पर चीते हैं। मध्य प्रदेश में ये सब क्यों ज्यादा पाए जाते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में वन आवरण भारत में सबसे ज्यादा है।
मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में है। पूछा जाता है कि वन आवरण के मामले में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, ये सब। ठीक है, चलिए, खैर ये अभ्यारण्य की बात करें तो 82,836 वर्ग किलोमीटर में है, क्षेत्र में फैला हुआ है। 3,682 बाघ हैं पूरे मध्य प्रदेश में। भारत में, पूरे भारत में 3682 बाघ हैं। दुनिया का 70% यहीं पर है, सबसे ज्यादा 70% भारत में ही बाघ है। ठीक है, और भारत में भी सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अगला, हाल ही में आयोजित एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप, इसको जीत लिया है भारत ने। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप को देखिए भारत ने जीत लिया है। और भारत ने किसको हराकर जीता है? आयोजन हुआ था तेहरान, ईरान में। फाइनल में ईरान को ही हराया है और 6 से 8 मार्च तक छठा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 6 में से 5 संस्करण पर भारत का ही कब्जा है। केवल एक बार जो है वो ईरान जीता था, बाकी भारत ही जीता था। तेहरान शहर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियन में 2 बार आयोजित करने वाला पहला शहर था। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 हुआ? खंजर 12, खंजर होता है, खंजर किर्गिस्तान के बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर अभ्यास। और खंजर का इस बार था 12 संस्करण, ठीक है ना, 12वां एडिशन इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में 10 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किया गया, किर्गिस्तान में ही आयोजित हुआ। हाल ही में कितनी महिलाओं को आर्द्र भूमि के संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में 12 महिलाओं को आर्द्र भूमि में संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है टोटल। ठीक है ना, 12 महिलाओं को स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित रामसर सचिवालय ने ये सम्मानित किया है। आर्द्र भूमि के लिए 2 फरवरी को आपको पता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, ये भी डेट याद रखना है ना। ये 12 की लिस्ट है, इसमें आपको एक नाम याद रखना है केवल, वो है जयश्री वेंकटेशन, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, ये कौन है? केयर एंड ट्रस्ट की सह संस्थापक है, को फाउंडर है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? राज्य के द्वारा स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब तक भारत के द्वारा लॉन्च किया जाता था, आप सुनते तो देश का है उपग्रह, अब किसी एक राज्य का स्पेशल लॉन्च किया जाएगा। कौन सा है वह राज्य? वो राज्य है असम। असम ने कहा है कि हम अपने राज्य की सिक्योरिटी को देखते हुए, हम अपने राज्य में इलीगल जो इमिग्रेशन होता है उसको देखते हुए, ड्रग ट्रेड को देखते हुए, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने के लिए, या फिर खेती वगैरह को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये इनके राज्य का खुद का सैटेलाइट होगा, 450 से 500 करोड़ रुपए का लागत का। नाम होगा असम सैट, मतलब असम का सैटेलाइट, है ना। तो असम सैट नाम से सैटेलाइट होने जा रहा है। देश का पहला राज्य होगा जो अपना खुद का लॉन्च करेगा। ये इसरो की ही मदद से लॉन्च करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि ये खुद का अपना बना लिए हैं। ठीक है, अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्रिड कॉन 2025 का उद्घाटन किया? ग्रिड कॉन 2025, इसका उद्घाटन अभी किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। मनोहर लाल खट्टर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, है ना, अभी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। और इन्होंने ग्रिड कॉन का उद्घाटन किया है 9 से 11 मार्च तक नई दिल्ली में। इनोवेशन इन ग्रिड रिसाइलियंस, ये इस बार की थीम थी, पावर ग्रिड के द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये मार्च की बात है। तो मार्च में कहां पर भी सम्मानित किए गए हैं? तो मार्च में अभी ये मॉरिशस गए हुए थे और मॉरिशस में ये सम्मानित किए गए उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। देखिए, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मॉरिशस हाईएस्ट ऑनर, भारत पहले भारतीय बन गए हैं मॉरिशस के हाईएस्ट ऑर्डर पाने से। कौन सा है नाम? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये पुरस्कार है। अब तक पीएम मोदी को टोटल दुनिया भर से 21 अवार्ड मिल चुके हैं वर्ल्ड लेवल से। इसमें बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं, लगभग सभी अवार्ड ऐसे हैं जो उन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो याद रखना ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ओवरसीज सिटीजन कार्ड ऑफ इंडिया कार्ड जारी किया गया है और ये उनके लिए किया गया था, नवीन राम गुलाम के लिए, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025, इसमें किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आईफा में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है किसने? भाई लापता लेडीज ने। लापता लेडीज जो है ये पूरा अवार्ड ले गई, है ना, सारे अवार्ड्स ले गई लापता लेडीज। इसमें निशांत नितांशी गोयल जो लापता लेडीज की जो एक्ट्रेस थी वो बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं। किरण राव जो कि डायरेक्टर थी उसी मूवी की, ये बेस्ट डायरेक्टर बनी है।
बेस्ट एक्टर को याद रखना है आपको, कार्तिक आर्यन को चुना गया है बुलबुलैया 3 के लिए, बाकी सब वही हैं, ठीक है। लापता लेडीज ही पाई है, और लापता लेडीज जो है ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री थी, ये मैंने आपको अभी बताया, ऑस्कर की भारत की ऑफिशियल एंट्री थी। किरण राव आमिर खान की वाइफ, इन्होंने इसे डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था। आईफा अवार्ड की शुरुआत सन 2000 से हुई थी, इस बार 2025 चल रहा है तो 25वां संस्करण था। अगला जयपुर में हुआ, ये भी याद रखना, जयपुर पिंक सिटी में। कब तक हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हो जाएगी? तो ये इसी महीने के जो पिछला महीना शुरू हुआ उसी में 31 मार्च को कहा गया था कि शुरू हो जाएगी हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी, 110 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड। तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका बनाया गया है, इसका कोच वगैरह, और ये हाइड्रोजन की मदद से चलेगी, हाइड्रोजन फ्यूल इसमें यूज होने वाला है। तो भारत का होगा पहला हाइड्रोजन ट्रेन। इससे पहले जर्मनी, चीन, फ्रांस और स्वीडन के पास भी हाइड्रोजन ट्रेनें चला करती हैं। अगला, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम में सर्वाधिक मेडल किसने जीता? खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी मैंने आपको बताया कि कहां पर हुआ था भाई, जम्मू कश्मीर में। किसने जीता सबसे ज्यादा मेडल? तो भारतीय सेना। भारतीय सेना से अच्छा कौन वहां पर बर्फ की पहाड़ियों में, बर्फीली चीजों में प्रदर्शन कर सकता है? भारतीय सेना की टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में हुआ था, पहला चरण लद्दाख में हुआ था, ठीक है। तो देखिए दूसरा चरण में ही यहाँ पर दूसरी बार लगातार खेलो इंडिया विंटर गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल सेना के हैं। भारतीय सेना ने टोटल 18 गोल्ड जीते हैं, टोटल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, ब्रांज 6 है। हिमाचल प्रदेश दूसरे पर रहा, लद्दाख रहा तीसरे पर। अगला, ये पूरा लिस्ट भी है, टेबल से आप देख सकते हो। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास के से वापसी की घोषणा की? तो भाई सुनील छेत्री एक बार संन्यास ले चुके थे, मैंने आपको बताया था पिछली साल, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अभी हम खेल सकते हैं, तो फिर से आ गए, धोनी से शायद इंस्पायर हो गए तो ये फिर से आ गए और उसके बाद फिर खेलेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अगर देखा जाए दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। भारत में भारतीय फुटबॉल की पूरी टीम एक तरफ, सुनील छेत्री एक तरफ, इतनी इनकी काबिलियत है। तो ये दोबारा से आ गए हैं और अब खेलेंगे फिर से भारत के लिए, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच जो होने वाला है उसमें ये खेलेंगे। अगला, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फरवरी 2025 के लिए किसने जीता? तो फरवरी 2025 का आईसीसी मंथ का अवार्ड इस बार दिया जाएगा मार्च में, तो वही मार्च में है ये। किसने जीता है इसको? इस बार जीत लिया है साथियों, किसने? शुभमन गिल और अलाना किंग ने जीता है। शुभमन गिल भारत के हैं, आप जानते हो, प्रिंस, और ये अलाना किंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। तो फरवरी 2025 के लिए इन दोनों को मिला हुआ है, हर महीने दिया जाता है। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे लंबे रोड और मेट्रो नेटवर्क के मामले में कौन से स्थान पर है? दुनिया में सबसे लंबे रोड और नेटवर्क के मामले में, तो रोड के मामले में हम लोग दूसरे पर हैं और मेट्रो नेटवर्क के मामले में तीसरे पर हैं। तो क्रमशः दूसरा और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रोड जो है ये हैं अमेरिका में, दूसरे स्थान पर हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए अमेरिका में 68,03,480 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, भारत में 63,73,000 है, जल्द ही हम लोग इसको भी पीछे कर देंगे। मेट्रो नेटवर्क में बात करें तो भारत में 1,000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हो चुका है, चीन के बाद, चीन और अमेरिका के बाद तीसरा है। दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? दुबई में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता है? तो सबसे ज्यादा एफडीआई आता है दुबई से, दुबई में भारत से। बहुत सारे लोग जाते हैं आईफोन खरीदने, है ना, तो वहां पर दुबई में सबसे ज्यादा एफडीआई का स्रोत भारत है। तो अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़कर भारत जो है सबसे अग्रणी स्रोत बन गया दुबई का। यहाँ दुबई की बात हो रही है, ठीक है। भारत से 21.5% यानी 1/5वां हिस्सा भारत से जाता है, अमेरिका से 13%, फ्रांस से 11%। अगला, महिला प्रीमियर लीग 2025 डब्ल्यूपीएल 2025 की टीम ने जीत लिया। जैसे आईपीएल चल रहा है ऐसे डब्ल्यूपीएल इससे पहले होता है महिलाओं का। महिला प्रीमियर लीग इस बार जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस दूसरी बार जीती है, पहला संस्करण जीती थी और अभी तीसरा संस्करण जीती है, तीसरा संस्करण था इस बार। दूसरा संस्करण आरसीबी वालों ने जीता था, आरसीबी की महिलाओं ने। खैर इसको जीत लिया है किसने? महिला टीम मुंबई की। 6 करोड़ विजेताओं को मिली, उप विजेता को 3 करोड़ मिली। हरमनप्रीत कौर जो है ये कप्तान रही
और इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला क्योंकि फाइनल मैच में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। और सबसे ज़्यादा रन बनाया, ऑरेंज कैप ले गई नेट सीवरब्रंट, पर्पल कैप से ज़्यादा विकेट के लिए दिया जाता है एमिलिया क्रेर ने पाया। ओके, अगला क्वेश्चन है 26 और 27 मार्च को होने वाली एससीओ रक्षा अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन किया? तो 26 और 27 मार्च को एससीओ के रक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। चाइना में ये बैठक हुई है। एससीओ मतलब कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी मीटिंग हुई थी रक्षा अधिकारियों की, मतलब कि डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह की समझ लो। तो चाइना की अध्यक्षता में ये इस बार हुई है। एससीओ की स्थापना सन 2000 में हुई थी। सन 2000 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान इससे 2017 में जुड़े थे। ये क्वेश्चन बनता है, ये बात ध्यान रखना। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में जुड़े थे, ठीक है ना। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है पेज, ये दूसरा पेज है। अगला, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं एन गणपति सुब्रमण्यम। यहाँ पर आपको नटराजन चंद्रशेखरन देख रहे हैं, ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और के कृतिवासन दिख रहे हैं, ये टीसीएस के सीईओ हैं। टीसीएस आप जानते हो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ये टीसीएस के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं के कृतिवासन। एन गणपति सुब्रमण्यम टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रवीर सिन्हा जो हैं ये टाटा पावर के हैं, टाटा पावर के अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखना। तो इन्हें अभी नियुक्त किया गया है और 40 वर्षों तक ये टाटा में काम कर चुके हैं और अभी रहेंगे आगे। अगला, हाल ही में कहां पर 10वां रायसीना डायलॉग सम्मेलन हुआ? रायसीना डायलॉग सम्मेलन हर साल होता है दिल्ली में ही, भारत की अध्यक्षता में होता है। और इसमें दुनिया भर का, क्योंकि एक वैश्विक सम्मेलन है, दुनिया भर के तमाम देश इसमें आते हैं, हिस्सा लेते हैं। इस बार 10वां संस्करण है ये, ठीक है, रायसीना डायलॉग का। तो यहाँ पर होता है इंडिया में, ठीक है ना। 17 से 19 मार्च तक हुआ। इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, क्रिस्टोफर लक्सन। ओके, और कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लानिट ये इस बार की थीम रही थी। अगला, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू 10 मिशन के जरिए सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को आईएसएस से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापस बुलाया? तो देखिए, स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन गया था और उसने जाकर सुनीता विलियम्स जो कि आईएसएस पर फंस गई थी, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, उनको वापस ले आया है। ये दोनों गए थे बोइंग के स्टार लाइनर से, लेकिन वो कुछ खराब हो गया वहां पर जा करके, और खराब होने की वजह से फिर वो इनको ला नहीं पाया दोबारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तब से ये 9 दिन के लिए गई थी, लेकिन 9 महीने तक वहां पर फंसी रही। और अब जाकर फाइनली यहाँ क्रू 10 मिशन के जरिए, देखिए आर्टिकल में, इसके जरिए स्पेस एक्स ने इनको वापस पृथ्वी पर लाया हुआ है, ठीक है। तो बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर था, ये भी ध्यान रखना, जिससे गई थी आई स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन के जरिए। ओके, और इसके बदले 4 और लोग यहाँ से गए थे, वो लोग वहीं पर रुक जाएंगे। अगला, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में भारत के जो कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह, इनको सर्वश्रेष्ठ हॉकी का पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। और महिलाओं में सविता पूनिया को महिला सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हॉकी इंडिया पुरस्कार की जो पूरी लिस्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हो आप। लेकिन आपको इसमें सब नहीं याद करना है, आपको याद रखना है बेस्ट पुरुष खिलाड़ी और बेस्ट महिला खिलाड़ी और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, 3 याद रखना है कम से कम। और देखो, अब इनका नाम भी बदल दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी होता है उस पुरस्कार को हॉकी इंडिया बालवीर सिंह सीनियर पुरस्कार कहते हैं। तो ये पुरस्कार सविता पूनिया ने महिलाओं में और पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह ने जीता। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 1975 की विश्व कप विजेता टीम को मिला है, क्योंकि इस साल 50 वर्ष पूरे हो गए 1975 में विश्व कप जीते हुए इंडिया को, ठीक है। तो इसलिए उसकी याद में दिया गया। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को भी दिया जाता है, सविता पूनिया को दिया गया वो भी। अगला, पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग किसने जीता है? तो पहला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग इसको जीत लिया है भाई इंडिया मास्टर्स ने। इसमें सब जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी थे वो लोग खेल रहे थे। पहली बार आयोजित किया गया, जैसे सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ठीक है, उसके बाद जैक कैलिस, मतलब कुमार संगकारा, ये जो पुराने पुराने लीजेंड खिलाड़ी थे अपने अपने देशों का रिप्रेजेंट कर रहे थे। शेन वॉटसन हो गए, ठीक है। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर की टीम थी इंडिया मास्टर्स, तो ये जीत गई है। सब अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हराया किसको? वही ब्रायन लारा वाली वेस्ट इंडीज की टीम को 6 विकेट से हराया गया वेस्ट इंडीज मास्टर्स को। ओके, इंडिया मास्टर कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। विजेता को 1 करोड़ की धनराशि दी गई है।
फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अंबाती रायडू को मिला है। हाल ही में खबरों में रहा ट्रुथ सोशल क्या है? ट्रुथ सोशल ये डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। डोनाल्ड ट्रंप के, समझ लो, उनके मालिकाना वाला। जब उनको ट्विटर से निकाला गया था तो उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, नाम था ट्रुथ सोशल। ओके, तो ट्विटर से बैन होने के बाद ये लॉन्च किए थे। अब नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है तो इसलिए चर्चे में है। ट्रुथ सोशल याद रखना। अगला, कबड्डी विश्व कप 2025 पहली बार एशिया के बाहर आयोजित होने जा रहा है। ये कहां पर आयोजित होगा? कबड्डी विश्व कप, तो ये इंग्लैंड में होगा। ठीक है ना, इंग्लैंड में हुआ, मतलब होगा नहीं, हुआ। और भारतीय टीम ने जीत भी लिया, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी, दोनों संस्करण भारतीय टीम ने जीत लिया। और इंग्लैंड में आयोजित हुआ, पहली बार एशिया के बाहर हुआ था कबड्डी वर्ल्ड कप। भारत ही विजेता रहा। पिछली बार भी भारत ही विजेता था। पिछली बार भी भारत के पुरुष और भारत की महिला दोनों टीम ने जीता था। इंग्लैंड के 4 शहरों में 17 से 23 मार्च तक आयोजित किया गया। ओके, अगला, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां शुरू किया गया है? पहला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां हुआ? भाई भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है ना, इंदौर, वहीं पर। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर इंडिया का पहला ट्रिपल पी मॉडल में ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाएगा। ठीक है, अगला, लगातार 7 बार से इंदौर टॉप पर है सबसे स्वच्छ शहर। हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? फ्री स्पीच इंडेक्स, तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत रहा है साथियों किस स्थान पर? 24वें स्थान पर। ठीक है, फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत 24वें पर रहा है। 33 देशों के बीच में ये इंडेक्स निकाला गया था। ध्यान रहे, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर पूछा जाए, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है ये है 159वें स्थान पर। ठीक है, और फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत है किस पर? 24वें स्थान पर फ्री स्पीच में। टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर स्वीडन है। अगला, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किसे बनाया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम नई दिल्ली में आयोजित हुआ, मैंने आपको बताया था। तो इसका शुभंकर किसे बनाया गया भाई? शुभंकर उज्ज्वला को बनाया गया है। उज्ज्वला, ये है उज्ज्वला, ये है उज्ज्वला जिसे बनाया गया खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर यानी कि मस्कट। ठीक है, नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च तक आयोजित हुआ है। दिल्ली की गौरैया से ये प्रेरित है। अगर पक्षी पूछा जाएगा तो गौरैया बताना। हाल ही में कितने लोगों को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया? जैसे पुलित्जर मैंने अभी आपको बताया ना कि विश्व लेवल पर विश्व का सबसे बड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार होता है, ऐसे ही इंडिया में रामनाथ गोयनका पुरस्कार होता है, इंडिया में सबसे बड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार। इस बार कितने लोगों को दिया गया है? इस बार 27 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर देखिए, रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है ये दिया गया, 19वां संस्करण था, 27 लोगों को टोटल दिया गया है। ठीक है, इसमें 13 और 7 श्रेणियों में, मतलब 13 कैटेगरी और 7 कैटेगरी अलग अलग। 13 जो है ये जो प्रिंट मीडिया होता है उसके लिए, ठीक है, पत्रकारियों को, और डिजिटल मीडिया के लिए यानी ऑनलाइन टीवी और ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया के जरिए जो पत्रकारिता का काम करते हैं उनके 10 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। टोटल 27 लोग सम्मानित किए गए। ठीक है ना, चलिए, तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, ये बात ध्यान रखना। अगला, हाल ही में किस ग्रह में 128 नए उपग्रह जुड़े, मतलब 128 नए उपग्रहों की खोज हुई है? तो ये अभी शनि के उपग्रहों की खोज हुई है। अब शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह होंगे। 128 नए मून डिस्कवर किए गए हैं, किसके? शनि ग्रह के। ठीक है जी, तो 274 अब टोटल इसके चंद्रमा हो गए हैं शनि के। शनि के 274 उपग्रह हैं, पृथ्वी के एक उपग्रह है। ठीक है, याद रखना। 95 चंद्रमा है बृहस्पति के, दूसरे सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा है शनि के। अगला, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? व्हाइट हाइड्रोजन स्टोरेज खोजा गया है। कहां पर भाई? ये खोजा गया है फ्रांस में। और ये कितनी वैल्यूएशन वाला है जानते हो? ये दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन का डिपॉजिट्स है जो मिला है। 86 मिलियन टन का विशाल सफेद भंडारण है, और वैल्यू बताई जा रही है $92 ट्रिलियन। अनुमान बताएं कैसे लगाओगे? अनुमान देखो, अमेरिका की जीडीपी मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया $30 ट्रिलियन है, अमेरिका की जीडीपी।
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था के 3 गुना ज्यादा। सोचो फ्रांस कहाँ निकल जाएगा अगर ये पूरा पूरा निकाल लेता है तो। CO2 उत्सर्जित नहीं करता हाइड्रोजन, आप सब जानते हो। तो यही है ना कि कुछ भी बन सकता है। अभी तो अनुमान हम बताए थे कि 2070 तक चाइना हो जाएगा, मतलब भारत आ जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। चाइना 2050 में अमेरिका को पीछे कर देगा, है ना। ये सब तो अनुमान है अभी की, जैसा सिनेरियो अगर चलता रहा तब। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्त। 1970-80 दशक तक अरब कंट्रीज जो थी ये बिल्कुल गरीब कंट्री मानी जाती थी। बाद में तेल मिला, खेल बदल गया। कतर, सऊदी अरब, यूएई आज देखो कहाँ पहुंच गए, है ना। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये जो अभी अनुमान है कोई जरूरी नहीं, कभी भी पलट सकता है। हो सकता है पाकिस्तान में कुछ ऐसा चीज मिल जाए, है ना। तो खैर पाकिस्तान वालों की किस्मत मरी हुई है इस समय। यहाँ पर फ्रांस जो है अगर ये पूरा पूरा निकाल लेता है तो समझो फ्रांस ही सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा एक झटके में, और वो भी इतना आगे निकल जाएगा कि उतना कोई आसपास नहीं पहुंच सकता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं दोस्तों। कौन? ये चुनी गई हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। क्रिस्टी कॉवेंट्री, ये हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। और ये फर्स्ट वीमन बन गई हैं, फर्स्ट अफ्रीकन भी बन गई हैं जो आईओसी को लीड करेंगी। थॉमस बाक की जगह पर आई हैं। पहली अफ्रीकी भी हैं, पहली महिला भी हैं आईओसी की। पहली महिला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आईओसी कब स्थापित हुआ था? 1894 में स्थापित हुआ था। 1896 में 2 साल बाद ही इसने पहला ओलंपिक कराया था एथेंस में, ठीक है। 1894 से आज कितने साल बीत गए? 130 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। अब जाकर महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए, कार्यकाल 9 साल का होता है। हाल ही में विमोचित पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी, इसके लेखक कौन है? मार्च ऑफ ग्लोरी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? के अरुमुगन और एरोल डी क्रूज, दोनों ने मिलकर के लिखा है मार्च ऑफ ग्लोरी, ठीक है। ये पुस्तक है 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के रूप में लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा, तो कौन करेगा भाई? ये जन सेवा कौन करेंगे? तो ये करेंगे आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय कर्मयोगी आयुष मंत्रालय के द्वारा जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च, ठीक है। तो सचिव वैद्य राजेश कोटेचा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए। सेवा भाव पर ये जोर देता है। आयुष मतलब आप जानते हो ना, आयुष आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा, इन सब के लिए एक मंत्रालय है अपना, आयुष मंत्रालय। और अपने पुस्तक है आपके पूरा वर्ष भर का, पूरा आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए ये भी है, ये भी काम करता है। बुक तो खत्म हो गई है, ई बुक आप ले सकते हो, इसका ई बुक फॉर्मेट ले सकते हो, यानी पीडीएफ फॉर्मेट। और पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल रहा है कितने में? ये वैसे तो प्राइस इसकी 99 है, लेकिन चूंकि अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है तो आज और कल में अगर आप जाकर के दुर्गा 50 कूपन कोड लगाते हो एमजेटी ऐप पर, तो ये आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा ये ई बुक, ठीक है। जाकर के आप एमजेटी ऐप से ले सकते हो। जबरदस्त कंटेंट है, 5000 प्लस इसमें चैप्टर वाइज प्रश्न है। और इसके बुक के बारे में आप अगर जानना चाहते हो ना, अमेजन वगैरह पर जाकर रेटिंग देख लेना, इसका रिव्यू देख लेना, है ना। वहाँ पर मुझे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग वही रिव्यू रेटिंग दिए हो, वहाँ पर जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कितना जबरदस्त कंटेंट है ये, क्यों ये टॉप पर रही थी और क्यों मात्र 2 महीनों में ही खत्म हो गई। चलिए अगला, हाल ही में खबरों में रहा ग्रोक, ये है क्या? ग्रोक साथियों क्या है? ग्रोक एक है क्या? चैटबॉट, एआई चैटबॉट। ग्रोक ने पूरा एकदम बवंडर मचा दिया था, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी। ग्रोक जो है ये बहुत एकदम बोल्ड तरीके से लोगों को रिप्लाई करता था, जो जैसे बोले, जैसे क्वेश्चन पूछे उसको उसी भाषा में जवाब देता था। खूब कंट्रोवर्सी बटोरा था, बीच में केस वगैरह भी हो गया था, भारत सरकार इसके कंटेंट को ब्लॉक कर रही थी, तो फिर एलन मस्क की कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए केस कर दिया था भारत सरकार पर। बहुत कुछ विवाद हुआ, तो चर्चे में रहा है, चर्चे में रहा है तो क्वेश्चन बनेगा। तो एआई पोर्टल है ग्रोक, इसे ध्यान रखना, किसका है? एक्स एआई का, एक्स एआई, है ना। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, ठीक है, को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे ही एआई एक्स एआई है इसका, ठीक है। ये जितना भी मैंने नाम बताया, वीडियो को पीछे करके उसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने अभी हाल ही में
32 बिट का 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, नाम इसका दिया हुआ दो लाए हुए हैं 32 बिट का। एक नाम है विक्रम 3201 और दूसरे का नाम है कल्पना 3201। ये कल्पना चावला को डेडिकेटेड है, ये विक्रम साराभाई जी को डेडिकेटेड है। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि अपना जो भी डाटा ये प्रोसेस करेगा वो 32 बिट में करेगा। इससे पहले जो था वो 16 बिट का था माइक्रो प्रोसेसर, नाम था विक्रम 1601। तो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, इसरो ने विकसित किया है। अगला, अच्छा इसरो के भी अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, वी नारायणन बने अध्यक्ष, ये भी याद रखना। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? भारतीय बायोटेक का को बढ़ावा देने के लिए तो भारत सरकार ने कौन सा शुरू किया है अभियान? बायोसारथी। कौन सा? बायोसारथी पहल शुरू किया है, जिससे बायोटेक सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट भी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि भाई 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी 10 बिलियन डॉलर के पास थी। अब भारत की अर्थव्यवस्था 2024-25 में 165.7 बिलियन डॉलर की हो गई है बायो इकोनॉमी। ठीक है, अगला, चेन्नई में आयोजित पीएसए चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट, इसमें महिला वर्ग में किसने जीता है? तो जब भी स्क्वैश की बात आए आप क्या बताएंगे? स्क्वैश टूर्नामेंट की बात आएगी तो अनाहत सिंह का नाम आप बताना। राजस्थान की अनाहत सिंह, इन्होंने जीत लिया है स्क्वैश टूर्नामेंट। ठीक है, और वीर चोटरानी ये जीते हैं पुरुषों का, महिलाओं का अनाहत सिंह। ठीक, यही दो ही लाइन आपको याद रखना है। हाल ही में किसको डेनमार्क के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक से सम्मानित किया गया? डेनमार्क के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक, इससे सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में विजय शंकर जी को, विजय शंकर को। ठीक है, कंसुलेट है और इन्होंने वहां पर अपना जो सर्विस दिया है उसके लिए सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में नहीं है। तो ये क्या है? ऑनरेरी काउंसलर जनरल ऑफ डेनमार्क है। ठीक है, अगला, 250 मीट्रिक टन माल लादान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन बना? 250 टन मीट्रिक टन लादान, तो ये बन गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न कोस्टर्न रेलवे। ये कहाँ पर है भाई? इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। ठीक है, आप लोग रेलवे की तैयारी करते हो तो लगातार दूसरे साल इसने 250 मिलियन टन का माल लादान किया है और इसके साथ एक रिकॉर्ड बना दिया है। अनलोडिंग में भी शानदार प्रदर्शन रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको हेडक्वार्टर की पूरी लिस्ट दिखाई भी थी। बंगाली नाटक निहसंगो ईश्वर ने मेटा 2025 में कुल कितने अवार्ड जीते? निहसंगो, निहसांगो ईश्वर। देखिए साथियों, ये जो करंट अफेयर का ये जो क्लास आप देख रहे हो ना मार्च महीने का, ये संपूर्ण मार्च का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको आप एक बार में अगर ना तैयार हो तो दोबारा देख लेना, स्पीड फास्ट करके देख लेना, जैसे भी देख लेना, लेकिन एक बार पहले पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद एक बार पीडीएफ से भी पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर बढ़िया से अगर आप पढ़ लिए, सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिए, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है छोटे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, निहसांगो ईश्वर जो है मेटा 2025 में कुल कितने अवार्ड जीते हैं भाई? तो ये टोटल 5 अवार्ड जीते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज हासिल की है, 5 पुरस्कार जीते हैं। 20वां महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड था, मेटा अवार्ड। ठीक है, चलिए, तो सुमन साहा इसके द्वारा इसको निर्देशन किया था इन्होंने और यही अभिनय भी की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसको चुना गया भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? तो इस बार का किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को। किसे? विनोद कुमार शुक्ला को। भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ, और मैंने आपको बताया है कि ज्ञानपीठ अब लाइफ टाइम के लिए दिया जाने लगा है। ये 59वां संस्करण है। पहले ज्ञानपीठ भी सरस्वती सम्मान की तरह किसी एक रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन अब ये पूरे लाइफ टाइम के उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र का। ठीक है, तो 59वां ज्ञानपीठ मिला किसको? शुक्ला साहब को। अच्छा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार साहब को, इनको 58वां मिला था पिछली साल का। इस बार 59वां संस्करण है। ठीक है, कितना मिलता है धनराशि? 11 लाख, 11 लाख। जी शंकर कुरूप प्रथम विजेता रहे थे और पहली महिला जो है ये आशापूर्णा देवी रही थी। पहले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत रहे थे। अगला, 1965 से शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला भारत का 28वां विधायिका कौन सा है? ई विधान एप्लीकेशन या कहें नेवा,
नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेवा को लागू करने वाला 28वां विधायिका बन गई है दिल्ली विधायिका, या कहें दिल्ली की विधानसभा। नेवा क्या है? नेवा केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो विधायिका के जो काम होते हैं, कामकाज होते हैं, वो डिजिटली हो सकेंगे, पेपरलेस हो सकेंगे। ठीक है, तो अभी तक 27 राज्यों ने इसे अपने अपने विधानसभा में लागू किया था, 28वां बन गया है दिल्ली जिसने इसको लागू किया है। ठीक है, मेघराज 2.0 क्लाउड पर होस्ट पर ये काम करेगा। अगला, इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, पहला राज्य नागालैंड बना था, ये भी ध्यान रखना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? शुरुआत में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत इसी साल अंत तक यानी 2025 के ही अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन 2027 में आते आते हम लोग जर्मनी को भी पीछे कर देंगे, तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी 2027 तक बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी की स्थिति है, भारत की इकोनॉमी 4.27 ट्रिलियन पर है, जापान की 4.39, जर्मनी की 4.92, चीन की 19.53, अमेरिका की 30.33, ये इकोनॉमी है। ठीक है, अगला, इसरो ने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भाई इसरो का अंतरिक्ष स्टेशन यानी अपना भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होने जा रहा है और ये 2035 तक बन जाएगा। इसके लिए पहला मॉड्यूल जो है, पहला मॉड्यूल अगर पूछा जाए कब लॉन्च किया जाएगा, तो पहला मॉड्यूल जो है ये 2028 में लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे 5 मॉड्यूल लॉन्च किए जाएंगे 2035 तक और फिर सबको असेंबल करके अंतरिक्ष में होगा अपना ठिकाना। ठीक है, तो 2035 तक हो जाएगा ये कंप्लीट। अभी क्या है, अभी केवल एक ही स्पेस स्टेशन है, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये जानते हो $100 बिलियन की लागत से बनाया गया था। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्कर लगाता है पृथ्वी की रोज, है ना। रात में देखते हो ना, जो कोई एक तारा रहता है ऐसा 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 भागता रहता है, चमकता चमकता है, कहते हो वो नाना जी हैं, तो वो मामा जी हैं, तो वो फूफा जी हैं। वो कुछ नहीं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो चक्कर लगाता रहता है, दिन भर में लगभग 6-7 बार चक्कर लगा देता है। खैर, आईएसएस जो है $100 बिलियन से 1998 में लॉन्च किया गया था, 1998 में, और इसमें रूस, कनाडा, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अमेरिका की नासा, ये सब मिलकर के लॉन्च किए थे। 2031 तक गिरा दिया जाएगा। और भारत की अगर बात करें तो भारत जो है 2035 तक लॉन्च करेगा। चंद्रयान 5 पर भी मंजूरी मिल गई, चंद्रयान 4 की मंजूरी मिल गई है पहले से ही। ठीक है, अगला, सेपक टकराव विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? सेपक टकराव विश्व कप ये बिहार में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? बिहार में। और सेपक टकराव विश्व कप जो है, ये सेपक टकरा करके एक वो है, इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन, उसके द्वारा आयोजित होता है ना, इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन। तो इसमें बुका बॉल, किक वॉलीबॉल, फुट वॉलीबॉल, ये सब के नाम से आयोजन किया जाता है, मतलब ये नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का गेम ही है, एशिया में खेला जाता है, खास करके साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो भारत में हुआ पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, पटना बिहार में। मार्च 2025 में किसको ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ओडिशा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ये बन गए हैं हरीश टंडन जी, जस्टिस हरीश टंडन ओडिशा हाईकोर्ट के होंगे। चक्रधर शरण सिंह की जगह पर आए हैं क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो भारत में टोटल है 25 हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट। और 25वां वाला कौन सा है? तो अमरावती हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट है सबसे लास्ट लेटेस्ट आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा है, उसकी एक खंडपीठ है, एक और बन रहा है, लखनऊ वाला खंडपीठ है उसका। हाल ही में किसको नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? नया फाइनेंस सेक्रेटरी। भाई कौन बन गए हैं भाई, बताओ जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुहिन कांत पांडे अभी तक थे, लेकिन ये कहाँ चले गए? ये चले गए सेबी में। माधवी पुरीबुच की जगह माधवी पुरीबुच हट गई, तो सेबी के ये बन गए चीफ। ये अब तक थे वित्त सचिव, अब इनकी जगह हो गई खाली, तो अब इनकी जगह पर नियुक्त कर दिए गए हैं अजय सेठ, ये बन गए हैं नए वित्त सचिव। ठीक है, ए सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑन मंडेवार डेजिग्नेटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो तुहिन कांडे पांडे की स्थान लेंगे। ओके, एडीबी में भी काम कर चुके हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय उसे जारी करता है।
कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? वरिष्ठ नागरिक आयोग, इसको स्थापित कर रहा है केरल। ये बन गया है पहला राज्य। अगर पहला डिजिटल राज्य पूछा जाएगा तब भी ये आप केरल ही बताना। भारत का पहला डिजिटल राज्य, डिजिटल स्टेट, ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? भारत और अफ्रीका समुद्री अभ्यास हुआ, अप्रैल में हुआ, हो रहा है मतलब, और इसमें 10 अफ्रीकी देश और भारत हिस्सा ले रहे हैं। नाम है एआई केमी, एआई केमी, ठीक है, एआई केमी, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये 13 से 18 अप्रैल तक होगा हिंद महासागर में। तंजानिया की पीपुल डिफेंस फोर्स, भारतीय नौसेना इसकी अध्यक्षता कर रही है, लेकिन भारत तंजानिया समेत 10 अफ्रीकी देश इसमें हैं। किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया? अभी मैंने बताया कि अमेरिका में, वो सॉरी, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और भारत की ही टीम ने पुरुष और महिला दोनों जीत लिया। पिछली बार की भी विजेता, इस बार की भी विजेता, ठीक है जी। तो दोनों में ही किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके दोनों में। अगला, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली महिला एथलीट बनी? तो खेलो इंडिया पैरा गेम नई दिल्ली में हो रहा है, बताया मैंने आपको, हुआ वहां पे। तो इसमें जसप्रीत कौर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में इन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, 101 किलोग्राम वजन उठा करके। वेट लिफ्टर है ये और पैरा गेम्स है ये। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 देश बना? तो दूध उत्पादन में नंबर 1 देश अब बन गया है भारत, ठीक है। भारत जो है दुग्ध उत्पादन में टॉप पर है। एक हालिया रिपोर्ट आई हुई है, उसमें बताया गया यहाँ पर 239 मिलियन मीट्रिक टन ये वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता है भारत की। भारत ने इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया है, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू हुआ था ये पूछा जाएगा आपसे, 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है। पूरे दुनिया में दुग्ध उत्पादन में 24% हिस्सा भारत से जाता है। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, इसको किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है अभी हाल ही में पी.एस. रमन ने। किसने? पी.एस. रमन की ये पुस्तक है, और इसको लॉन्च करने धोनी भी गए हुए थे। तो ये तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई के का उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विस्तार किया गया है? ईएसआई अब उत्तर प्रदेश के 75 में से 74 जिलों में लागू हो गई है। तो इस बार अभी 15 जिलों में विस्तारित किया गया, तो टोटल अब 74 जिलों में 74/75 लागू हो चुकी है, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कब लाया गया था भाई? ये 1952 में कानपुर में उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉन्च किया था। सेपक टकरा विश्व कप, भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते? अभी मैंने बताया बिहार में आयोजित हुआ। तो सेपक टकरा विश्व कप जो है, इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हुए हैं, जिनमें एक गोल्ड भी शामिल है। तो यहाँ पर देखिए चौथे स्थान पर भारत रहा है, थाईलैंड 3 गोल्ड के साथ टॉप पर रहा है, भारत 1 गोल्ड के साथ चौथे पर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये लिस्ट देखो, भारत आपको यहाँ दिख जाएगा, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल थे। और वहीं थाईलैंड के 3 गोल्ड और 1 सिल्वर थे। मेडल तो 4 ही थे, लेकिन गोल्ड ज्यादा था, इसलिए टॉप पर है। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है? दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी ये बन गई है JSW स्टील। भारत की कंपनी है, गर्व होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी हो गई है भैया। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर आफ्टर द सज्जन जिंदल लेड कंपनी क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर $30 बिलियन। तो $30 बिलियन का इसका मार्केट कैप भी क्रॉस हो चुका है, ठीक है जी। अगला, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया की 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट आई, दुनिया की सबसे ज्यादा धनी महिलाओं में टॉप 10 में शामिल हो गई हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। HCL की चेयरपर्सन है, ठीक है, और ये आ गई हैं टॉप 10 में। भारत की तीसरी अमीर व्यक्ति बन गए हैं, पुरुष महिला मिला करके। अंबानी और अडानी के बाद रोशनी नादर मल्होत्रा तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, महिलाओं में सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत की, और ये दुनिया में टॉप 5 पर आ गई हैं, ठीक है ना, 5वीं सबसे अमीर
महिला बन गई हैं महिलाओं में। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर इंडिया में अंबानी, दूसरे पर अडानी, तीसरे पे है। अगला, तो ये है भाई लिस्ट पूरी पूरी। दुनिया में एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग ये टॉप 3 पे है। कौन सा देश श्रीलंका को पीछे छोड़कर 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया? श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने चाय को एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया है किसने? भारत ने। श्रीलंका पहुंच गया है अब तीसरे पर, भारत दूसरे पर। तो पहले कौन है? पहले पर केन्या, पहले पर है केन्या। ठीक है ना, चाय के एक्सपोर्टेशन के मामले में, निर्यात के मामले में। तो देखो 2023 में 231.69 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात करते थे, अब 10% की वृद्धि दर्ज किए हैं। हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एनएचआई का निदेशक बनाया गया है। तो किस भारतीय मूल की महिला को बनाया गया है? तो ये हैं साथियों कौन? महिला नहीं है ये, इनको बार बार गलत होता है, सब में गलत होता है। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य। ठीक है, महिला नहीं है। इसको मैंने डेली में भी करेक्ट कराया, वीकली में भी एक क्वेश्चन करेक्ट कराया और यहाँ पर भी करेक्ट कराना पड़ रहा है ये। ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, व्यक्ति हैं, और इनको नियुक्त किया गया है कहाँ पर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक बनाया गया है अमेरिका में। 18वें एनएचआई के निदेशक हैं। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। कुछ और भारतीय जो जाकर अपना परचम लहरा रहे हैं अमेरिका में, उनमें विभाग में है, जैसे श्री राम कृष्णन एआई पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार हैं। अगला, भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता को पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी म्यांमार में भूकंप आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का, है ना? कितने मैग्नीट्यूड का था? 7.7 मैग्नीट्यूड का था, ये याद रखना। तो इस पर वहां पर दसियों हजारों लोगों की मृत्यु हुई। भारत सरकार ने राहत बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ठीक है, तो उसके जरिए वहां पर मदद दी जा रही है। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो बताइए नई दिल्ली में किसने किया है इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। 29-30 मार्च को हुआ। पर्यावरण दिवस आप जानते हो ना, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला, पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगी? तो पंजाब सरकार के द्वारा कहा गया कि भाई हम अपने राज्य में तेंदुआ सफारी स्थापित करने जा रहे हैं और ये झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप पंजाब बता देंगे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भी ये काम करेंगे। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक जीएफसीआई में गिफ्ट सिटी को प्रतिष्ठित लाभ श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक है, गिफ्ट सिटी में इसको लाभ श्रेणी में पहला स्थान मिला है। ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी है, इसे याद रखना। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये लाभ श्रेणी में पहला है। फिनटेक सिटी में इसे 45वां से 40वां स्थान पर ये आ गया है, पहले 45वें पर था। इसके अलावा 42वें से 46वें पर आ गया है ओवरऑल कैटेगरी में। किस देश के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं मसाकी काशीवारा, है ना? और ये कहाँ के हैं भाई? नाम से स्पष्ट है, जापान के हैं। गणित के लिए दिया जाता है एबल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल कहते हैं। और बीजगणितीय विश्लेषण, प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी मॉड्यूल के विकास, इन सबके इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया इस बार का एबल पुरस्कार। ठीक है जी, चलिए तो ये थे टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं, दिवस वाले क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं 100 में, इनमें दिवस जोड़ोगे तो 30-32 आपको दिवस मिल जाएंगे, तो 130 क्वेश्चन हो गया। फिर नियुक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी और इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर मिल जाएंगे। ये सब क्वेश्चन मैंने इग्नोर किया है ना? सैन्य अभ्यास के बहुत सारे क्वेश्चन है, जिससे ये क्वेश्चन आपका 150 प्लस 200 के आसपास में पहुंच जाता है। चूंकि मैं इसको आपको टेबल में अलग से दे देता हूं और ये मानता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको अंत में टेबल में अच्छे से पढ़ सकोगे, है ना? एक जगह पर वो अच्छे से तैयार होगा आपको ये तरीका, जबकि बेहतर है। तो इसलिए आप ये पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और किसी भी महीने की पीडीएफ के लिए आप एमजेटी ऐप पर भी जा सकते हैं। तो टेलीग्राम पर जाना है आपको और एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है, वहां पर टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप पिछले किसी और महीने की अगर चाहते हो तो सिस्टमेटिक रूप से आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगा,
वो भी फ्री में, वीडियोज़ की पीडीएफ सब फ्री में है, ठीक है। ई बुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ई बुक लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। ये प्रमुख नियुक्तियाँ हैं। इसके अलावा ये प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो अभी भी। और ये राहत बचाव अभियान है, अभी मैंने ऑपरेशन ब्रह्मा बताया ना, ऑपरेशन ब्रह्मा के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट इतनी आसानी से। इसकी आप वैल्यू करो, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल, है ना, लाइक कर दो। तो उसके बाद ये ग्रैंड स्लैम विनर है, इनको आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये सभी ग्रैंड स्लैम विनर हैं 2024 के, और ये अपनी ई बुक। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।